नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा करेंगे इस सप्ताह की दो बड़ी खबरों की। एक खबर भारत से है और दूसरी खबर अमेरिका से, और दोनों ही खबरें चुनाव से जुड़ी हुई हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में इस हफ्ते राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे लगभग घोषित हो गए हैं। कुछ जगहों पर वोटों की गिनती जारी है, कुछ जगहों पर वोटों की गिनती रोकी गई है, लेकिन जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, जो बराक ओबामा के उपराष्ट्रपति थे, उनकी जीत का ऐलान कर दिया गया है। उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जा रहा है। और इसके साथ ही वहाँ एक बड़ी बात और हुई है कि इस बार अमेरिका ने पहली बार इतिहास में अपना उपराष्ट्रपति एक महिला को चुना है, और वो महिला भारतीय मूल की कमला हैरिस है। ये तो बात रही अमेरिका की। अब भारत की बात करते हैं। भारत में बिहार विधानसभा के चुनाव इस सप्ताह पूरे हो गए। अभी 7 तारीख को, जिस दिन अमेरिका में ऐलान हुआ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नतीजों का, उसी दिन बिहार में आखिरी दौर का चुनाव खत्म हो गया। और इसके साथ ही, जैसा कि अब भारत में परंपरा हो गई है लंबे समय से कि उसके साथ ही एग्जिट पोल होते हैं, तो तमाम एग्जिट पोल के नतीजे आए, और उनका जो निचोड़ है वो ये है कि बिहार में इस बार सरकार बदल रही है और वहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये दो खबरें हैं जो इस सप्ताह सुर्खियां में रही। अब इन दोनों चुनावों में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात ये है कि अमेरिका और बिहार दोनों ही चुनावों में मतदाताओं ने दक्षिणपंथी विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा को पराजित किया है। उदारवादी, समावेशी यानी इंक्लूसिवनेस वाली राजनीति को थम्स अप किया है। ये जो दो समानता हैं अमेरिका और बिहार के चुनावों में, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम साहब। ये जो मैंने बात कही कि बिहार और अमेरिका के चुनाव में एक बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो अंडरलाइन हुआ है, वो ये है कि दोनों ही जगह पर जो एक कट्टरपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा की जो राजनीति थी, उसको वोटरों ने थम्स डाउन कर दिया है, पराजित कर दिया है। तो ये एक संकेत आप आने वाले समय में देखते हैं। अगर पहले हम अमेरिका से शुरू करें। देखिए तस्लीम साहब, ये जो चुनाव हुए हैं ये पेंडेमिक के दौर में हुए, और पेंडेमिक का इस पे असर कहीं ना कहीं नज़र आया है। उसकी वजह से और जो हालात पूरी दुनिया में पैदा हो रहे हैं, उसमें इंक्लूसिवनेस को तरफ लोग जा रहे हैं और डिवीजिव पॉलिटिक्स के खिलाफ हो रहे हैं। बाइडेन की जीत जो है वो बुनियादी तौर पे किसी एक पर्सनैलिटी की जीत नहीं है। बाइडेन को लोगों ने ज़्यादा वोट नहीं दिए, ट्रंप के अगेंस्ट वोट दिए। ट्रंप की जो पॉलिटिक्स थी हेट्रेड की, जहाँ गोरे काले, अमेरिकी गैर अमेरिकी, बाहरी अंदरूनी, इन चीज़ों पे आप सोसाइटी को बांट रहे थे। जब आप सोसाइटी को बांटते हो तो एक बार या 2 बार तो आप सत्ता में आ सकते हो, मगर बार बार नहीं आ सकते। जीत जो होती है हमेशा सत्ता में, वो उन्हीं लोगों की होती है जो सबको साथ लेके चले। और यही सरकारों का काम भी है कि सरकार जो है वो सबको साथ लेकर चले। और बाइडेन ने अपनी पहली स्पीच में इस बात को कहा है कि मेरी सरकार जो है वो होप की है, मेरी सरकार जो है ऑनेस्टी की है, मेरी सरकार जो है डिसेंसी की है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जब आप सबको लेके चलते हैं। जहाँ आप ये करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो ट्रम्पिज्म जो था वो बेसिकली मैं ही सब कुछ वाली सरकार थी, उसकी शिकस्त हुई है, उसकी हार हुई है। और उसकी हार का मतलब ये है कि एक ख़ास सोच की हार होना। एक ख़ास सोच की हार होना। आपने अभी एक बात की खुर्रम साहब के जो बाइडेन ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा कि ये डिसेंसी की जीत है, ये लिबरलिज्म की जीत है।
ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे राजनीतिक जो विमर्श है या पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें शालीनता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। विपक्षी दलों को, विरोधी दलों को इस तरीके से पेंट करने की एक प्रवृत्ति बीते लगभग एक दशक के दौरान सामने आई है कि जिसमें राजनीतिक विरोधी ना समझ के उसको बिल्कुल एक अपना कट्टर दुश्मन के तौर पे पेश किया जाए। एक बात और मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ट्रंप ने अमेरिका में एक अदर्स वाला जो फैक्टर क्रिएट किया, वो पिछले दिनों वो देखने को मिला जब ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन शुरू हुआ जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद, और जब पूरा अमेरिका एक साथ हुआ और सबने कहना शुरू किया आई कांट ब्रीथ, वो एक आंदोलन का रूप हुआ। लेकिन उससे, और ये मुझे लगता है ये उसका नतीजा था कि लोगों का दम घुटने लगा था जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ट्रंप ने तैयार किया अमेरिका में, और जहां अमेरिकन्स को, अमेरिकी लोगों के लिए एक अदर, एक काल्पनिक एक डर पैदा किया, वो इमिग्रेंट्स को लेकर हो, कि वो ब्लैक्स को लेकर हो, वो एशियन को लेकर हो, तो वो ये जो एक अदर, एक हवा सा जो सामने खड़ा करने की प्रवृत्ति है। ये देखिए पूरे दुनिया में एक ख़ास तौर से चलन चल रहा है नेशनलिज्म का, और नेशनलिज्म में ख़ास तौर से इस बात को हाईलाइट किया जाता है कि हम जो हैं असली नेशनलिस्ट हैं और दूसरे जो अदर्स हैं वो एक तरीके से देशद्रोह हैं और वो देश के लिए नहीं काम करते। ट्रंप ने भी यही काम किया कि जो वाइट सुप्रीमेसी है उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया, और उसकी वजह से एशियन, ब्लैक, सबको उन्होंने नेगेट करने की कोशिश करी, जिसका नुकसान उनका हुआ। मगर उस नुकसान से पहले ये हुआ कि उन्होंने पूरी सोसाइटी में वो जहर फैला दिया, और उस जहर की वजह है कि आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रंप को वोट दिए हैं, जिसको नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लोगों को साथ लेने की बात करते हैं, तो वहाँ पे ट्रंप जैसे लोगों को बिल्कुल कोई जगह नहीं है। मगर ट्रंप को एक अच्छे खासे वोट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो जहर फैला है। अब बाइडन के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो जो नफ़रत फैली है, वो जो जहर फैला है, उसको किस तरह ख़त्म किया। जो नफ़रत फैल गई है, बाइडन ने और कमला हैरिस ने अपनी स्पीच में कहा था कि अमेरिका को हील करने की ज़रूरत है, और उनका जो कैंपेन का नारा था वो था कि ये सोल ऑफ अमेरिका का चुनाव, यानी अमेरिका की आत्मा घायल हो चुकी थी और अब वक्त आ गया कि उस घायल आत्मा के जख्मों पर मरहम लगाया जाए। अब हम वापस आते हैं बिहार के चुनाव पर। बिहार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां मुकाबला मुख्य रूप से महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल थे, और एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और दूसरे दो दल वीआईपी और हम शामिल थे। वहाँ भी यही तरीका लगभग अपनाया गया कि एक तरफ एक विभाजनकारी राजनीति थी और एक तरफ समावेशी राजनीति थी। एक तरफ आज से 20 साल पुरानी सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश थी, और दूसरी तरफ आने वाले वक्त की योजनाएं सामने रखी जा रही थी। एक तरफ हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे के खोखले वादे थे, दूसरी तरफ क्या मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है, नौकरियां हैं, कृषि है। और जैसा कि तेजस्वी यादव ने अपने चुनाव में नारा दिया था कि बिहार में दवाई, कमाई, पढ़ाई और सिंचाई की व्यवस्था हो तो बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन एक शानदार जीत की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ भी एक उदारवादी राजनीति की जीत होती दिख रही है। आप इस बिहार चुनाव को अब कैसे समराइज करें? देखिए तस्लीम साहब, ये चुनाव भी बेसिकली पेंडेमिक के दौर में ही हुए हैं, और वहाँ पे एक वोटर बहुत बड़ी तादाद में वो था जो हिंदुस्तान के बड़े शहरों में काम करता था, और वो वापस जिस हालत में गया है, उस हालत में जो उसको परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वो गुस्सा तो है। दूसरा, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। नौजवान एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और उनको रोज़गार की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। इसकी वजह से ये सारे बुनियादी मुद्दे थे। वहाँ पे जो बात हो रही थी, या तो पाकिस्तान की बात होती है या नीतीश के 15 साल की बात होती है। अब जनरेशन चेंज हो गई है, नई जनरेशन
पुराने कामों को नहीं जानते, उनके जो अपने इश्यूज़ हैं वो उनको एड्रेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमें रोज़गार कैसे मिलेगा, हमारी शिक्षा कैसे अच्छी हो पाएगी, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वो मुद्दे बेसिकली तेजस्वी ने उठाए और तेजस्वी को उन्होंने अपनी तरह का लीडर, अपनी उम्र का लीडर माना। और इस वजह से जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, वो यही दिखा रहे हैं कि लोगों ने बदलाव के लिए और अपने उम्र के आदमी के लिए वोट देने की कोशिश की है। बाकी कल पता लगेगा। बाकी कल पता लगेगा कि असली नतीजे क्या होते हैं। लेकिन इस चुनाव से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि अगर एक सोच वाली राजनीतिक दल एक मंच पर आते हैं और ठोस कार्यक्रम लोगों के सामने रखते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, क्योंकि वो लोगों को सुनते हैं, ये वो लोगों को इस बात का एहसास कराते हैं। तो जो लोगों को सुनना या लोगों की सुनना, ये जो राजनीतिक बदलाव बिहार के जरिए हमें दिखने को मिला, उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में और जगहों पर भी ये होगा भारत में। नहीं, जैसे आपने कहा लोगों की सुनना, तो ये बात बहुत आम कही जाती है कि प्रधानमंत्री जो है वो मन की बात करते हैं, लोगों की मन की बात नहीं सुनते। तो वही है असल में किसी भी सरकार को ये चाहिए कि लोगों की बात सुने और लोगों की बात सुनने के बाद उनके हिसाब से काम करे। जो ये सरकार, खासतौर से नीतीश कुमार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनको अपने दिमाग में जो चीज़ आती है वही ठीक है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। बाकी दुनिया भर के लोग मशवरा देते रहें, कोई एडवाइस देते रहें, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आपको रघुराम राजन ने, कितने लोगों ने, कितने एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने आपको राय दी, आपने नहीं मानी वो बात। यहाँ तक कि आपने जिस वक्त लॉकडाउन किया उसके बाद या उससे पहले कोई ऑल पार्टी मीट नहीं करी। एक पेंडेमिक है, पेंडेमिक के लिए अगर आप सबसे मिलकर मशवरा करोगे तो आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है, मगर आपने सारे फैसले खुद लिए और उस फैसले के जो भी नतीजे हुए, लोगों को क्या परेशानी हुई, लोग जा पाए नहीं जा पाए, वो सारी। तो यहाँ जो है बुनियादी तौर पे जब आप सबकी सुनते हैं, जब भी आप अच्छे फैसले ले पाते हैं। जब आप सिर्फ अपनी सुनते हैं तो सिर्फ जो आपका छोटा सा दिमाग कह पाता है वही उसके नतीजे निकलते हैं, उसके नतीजे हमेशा ख़राब निकलते हैं। इसलिए सुनना सबकी चाहिए, सुनना सबकी चाहिए। कहा जाता है कि समस्या का पहला समाधान यही होता है कि हम ये मान लें कि समस्या है, और उसके बाद फिर उसके समाधान की राह निकलती है, रास्ता निकलता है। उम्मीद है कि जिस तरह अमेरिका और जिस तरह बिहार में लिबरल, सेकुलर और प्लूरल पॉलिटिक्स और सोच वाले लोगों का एक रेनबो समावेश हुआ, एक रेनबो कोalition बना, एक बहुरंगी जो गठबंधन बना। ज़रूरत अब आने वाले वक्त में संभवतः इसी किस्म के गठबंधन की है, तभी विभाजनकारी, नस्ल भेदी और किसी एक अनजाने अदृश्य दुश्मन को लोगों के सामने खड़ा करने की राजनीति को परास्त किया जा सकेगा। कल नतीजे आएंगे बिहार के, हम आपके साथ फिर होंगे, आपको जानकारियां देते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही साबित हुए। नमस्कार।